Vue.js डेवलपमेंट सीरीज़। तो आज जो कि जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम देखे थे एग्जाम्पल के साथ कि HTML का कोड, व्यू का कोड और रिएक्ट का कोड और तीनों के बीच में क्या डिफरेंस था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग व्यू को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में और कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि होनी चाहिए पूरी। उसमें सबसे पहला चीज़ आएगा Node.js। ये इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम पे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए गूगल पे जाके सीधे सीधे Node.js बस सर्च कर लेना है और हमारे पास मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक ये है Node.js, यहाँ से डाउनलोड पे आएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपना सिस्टम कि किस सिस्टम के लिए हमको डाउनलोड करना है। यहाँ पे हम वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन चाहिए। LTS का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट इस पे मिलेगा, इस वर्जन पे। तो अभी जो LTS में सबसे अच्छा दिखा रहा वर्जन, सबसे लेटेस्ट, वो है 24। फिर उसके बाद यहाँ से हम जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड दिखा रहा विंडोज़, और यहाँ पे डॉकर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए, और फिर या फिर npm के साथ करना है तो ये सब चीज़ इसमें पहले से रहेगी। तो या फिर हम सीधे सीधे यहाँ आके विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक कर सकते हैं, तो भी ये चीज़ हमारा डाउनलोड हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये चीज़ देखो डाउनलोड हो रहा, कुछ 30 MB का है। और इसको हम डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। ठीक। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा इंस्टॉल करने की। बाकी देखते हैं कि कैसे पता चलेगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सही कि ये इंस्टॉल हो गया है नोड या नहीं। तो उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे नोड लिख के, और यहाँ पे वर्जन लिख लेते हैं। तो ये दिखा रहा है कि मेरे पास 22 वर्जन जो है नोड का, वो बता दिया कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो इससे हमको कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ मेरे पास नोड इंस्टॉल है। अगर नहीं रहता तो यहाँ पे ये एरर दे देता कि कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड या इस टाइप का कुछ। अब बाकी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट के लिए कोई एक एडिटर लेंगे। एडिटर तो कोई भी चल सकता है, लेकिन हम लोग यूज़ करने जाएंगे इस टाइम पे VS कोड, ये विजुअल स्टूडियो कोड IDE। ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया ओपन। और यहाँ पे क्या करना है हमको कि कोई एक फ़ोल्डर चाहिए होगा जिसके अंदर हम अपना डेवलपमेंट जो भी कर रहे हैं वो चीज़ एक फ़ोल्डर में ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। तो क्या करना है, ये हम एक कोड नाम से फ़ोल्डर बना लिए। इसको ड्रैग करके लाना है यहाँ से खींच के, और यहाँ पे आके इसको छोड़ देना है और ये ओपन हो जाएगा इसमें। ठीक है। ये फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे देखो फ़ोल्डर का नाम दिखा रहा होगा कि कोड कोड नाम का फ़ोल्डर बनाए थे, उस नाम का फ़ोल्डर आ गया यहाँ पे। और इसका अब हमको कोई काम नहीं है इस विंडो का, तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कमांड हमको चलाना होता है जिससे कि हमारा व्यू का, रिएक्ट का, या किसी भी दूसरे फ्रेमवर्क पे हम लोग को जिस पे काम करना है लाइब्रेरी पे, उसका प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे npm। जनरली इसको बोलते हैं लोग नोड पैकेज मैनेजर। उसके बाद लिखेंगे क्रिएट, कि npm से हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं। और एक बंडलर होता है जिसका नाम हम लोग लिखेंगे npm create वाइट या वीट, जो भी प्रोनाउंस करें उसको। ये लिखने के बाद इंटर कर देंगे, या फिर चाहे तो यहाँ पे @latest भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वीट का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है। या स्पेसिफिक वर्जन अगर कुछ चाहिए तो वो भी वीट के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं उसका वर्जन नंबर। तो कुछ देर वेट करते हैं। यहाँ पे हो सकता है ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेगा और उसके बाद हम लोग को ऑप्शन देगा कि किस फ्रेमवर्क पे काम करना है। तो देख लेते हैं क्या हो रहा। हम्म, हम्म, कुछ टाइम ले रहा लग रहा है। ठीक है। पूछ रहा आपकी क्या हमको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, वाई प्रेस कर देते हैं। तो ये अब इंस्टॉल कर लेगा उसको। ये हो गया इंस्टॉल। अब पूछ रहा प्रोजेक्ट का नेम, किस नेम से हमको प्रोजेक्ट बनाना है। चलो हम इसको रख देते हैं नेम Day 1।
यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं व्यू। अगर रिएक्ट होता तो रिएक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो व्यू पे क्लिक कर देंगे। अब पूछ रहा है क्या हमको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है या टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहा है, कंपनीज भी इसको उनकी रिक्वायरमेंट में रहता है कि टाइपस्क्रिप्ट ही होना चाहिए। तो ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे ये सीरीज़ बना रहे हैं तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फ्यूचर में किसी को चल के आगे टाइपस्क्रिप्ट में चाहिए तो वो कमेंट कर दे और फिर हम उसको टाइपस्क्रिप्ट पे भी बना के दिखा देंगे। तो जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये एक वीट रोल डाउन एक्सपेरिमेंटल फीचर है जिससे कि अ, जो बिल्ड बनता है उन सब चीज़ में थोड़ा और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यस। और npm इंस्टॉल करके स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी कर देते हैं यस। यहाँ पे डे वन नाम से एक फ़ोल्डर बन के आ गया। इसके अंदर हमारा सब कुछ आ गया अपने आप। अब ये इंस्टॉल कर रहा है डिपेंडेंसीज़। डिपेंडेंसीज़ क्या होती है? वो चीज़ होती है जिसके बिना हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं करता। तो उसमें ये नोड मॉड्यूल्स आ गया क्योंकि हम लोग npm का यूज़ करके बना रहे हैं। तो उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स आएगा जिसके अंदर जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज़ ये इंस्टॉल करना इसको ज़रूरत पड़ रहा था, वो सब अपने से खुद से इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे लिख के आया था इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज विथ npm। तो ये 67 पैकेज और ये सब कुछ जो भी चीज़ इसके काम की थी सब चीज़ इंस्टॉल कर लिया। कैसे पता चलेगा हमको कि क्या क्या इंस्टॉल किया? यहाँ अगर हम पैकेज जेसन में आते हैं तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा प्रोजेक्ट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट टाइप क्या है, और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट अगर हम चाहें खुद से कुछ डिफ़ाइन करना कि npm लिखने के बाद हम क्या, जैसे वीट लिखते हैं या npm लिखने के बाद हम यहाँ पे रन डेव लिखते हैं तो हमारा ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बिल्ड करने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए और भी अगर कुछ स्क्रिप्ट चाहिए तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहली डिपेंडेंसी क्या है जिसके बिना हमारा ये प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं, वो व्यू है, क्योंकि व्यू पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे रिएक्ट होता तो यहाँ पे रिएक्ट होता डिपेंडेंसी में, और अगर कोई और होता एंगुलर होता तो एंगुलर होता। और दूसरा चीज़ है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी। ये क्या है? ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होने के बाद डिप्लॉय के टाइम पे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इंस्टॉल किया गया है डेवलपमेंट के टाइम के लिए, ताकि जो डेवलपर्स हैं जैसे हम लोग कोड जो करने जा रहा हैं उनके लिए ईज़ी हो। कुछ एक्स्ट्रा फीचर इसमें मिल जाएगा हमको। तो ये सब चीज़ है जो कि इंस्टॉल हो गई है इसमें। बाकी अब हम लोग इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, किस पे हमको काम करना है। तो ये एक पब्लिक फ़ोल्डर है, इसमें हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी ये एक एसआरसी नेम का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हम लोग मोस्टली जो भी काम होगा अपना हम लोग इसी के अंदर ही करेंगे। ये एक एसेट्स का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हम लोग अपनी इमेजेस या जो भी ऐसा चीज़ रखना है, फॉन्ट्स हुआ, वो सब चीज़ हम लोग रख सकते हैं। फिर आता है हमारा कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर जिसके अंदर हम अपना कोड ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको और हम लोग इस कंपोनेंट के अंदर रख लेंगे। और मेन फ़ोल्डर आ गया हमारा ये ऐप नेम का, जिसके अंदर हमारा जहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट होगा मेन ऐप का। अब कंपोनेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे ये जैसा इसके अंदर हमको दिखने को मिला था, हेलो वर्ल्ड नेम से एक कंपोनेंट था जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ था और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड नेम से ही, जैसे कि हम नॉर्मल HTML टैग यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए इसको हम एक बार दिखाते हैं रन करके कि क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है ये हमारी मेन चीज़ जिसके अंदर हम अपना ये ऐप नाम का ये जो व्यू फाइल है इसको इंपोर्ट किए हैं और यहाँ पे क्रिएट ऐप के अंदर इसको पास कर दिए। और फिर इसके अंदर एक चीज़ और दिख रहा होगा हैशटैग ऐप से, जो कि एक सेलेक्टर है, बताएगा कि कहाँ पे हमको इस ऐप को रन करना है। अगर हम इंडेक्स फाइल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमको आईडी मिल जाएगी हैशटैग ये ऐप नाम से। हैश इंडिकेट करता है आईडी, तो यहाँ पे आईडी ऐप लिखा हुआ है। और यहाँ पे टाइटल है, टाइटल जो भी हमको देना ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कर दिए, अभी जब हम ओपन करेंगे ब्राउज़र में तो यही हमको टाइटल दिखेगा। और ये हो गया हमारा मेन कंटेनर जिसके अंदर हमारा कोड सब रन करेगा। और ये हो गया हमारा मेन फाइल जहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ है कि कौन सा कंपोनेंट को यहाँ पे माउंट करके किसके अंदर हमारा ये जो भी स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा वो यहाँ पे हम बता दिए। उसके बाद हमारे पास ये है इंपोर्ट स्टाइल। ये किस लिए? ये CSS
फाइल है एक, जहाँ पे हमारा कुछ CSS लिखा हुआ है पहले से, और इसको भी हम लोग देखेंगे अभी। और बाकी जो है वो है व्यू की कुछ डिपेंडेंसी, जिसके बिना हमारा व्यू का ऐप बन नहीं पाएगा। जैसे कि ये एक फंक्शन दिख रहा, क्रिएट ऐप, हम यहाँ हमको ये मिलता है व्यू के अंदर से, तो इसलिए हमको ये व्यू के अंदर से इंपोर्ट करना पड़ा, और फिर यहाँ पे हम अपने ऐप को जिस भी नेम से रखे थे, यहाँ पे ऐप नेम से ही था, तो हम यहाँ पे इसको पास कर दिए। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये ऐप नेम से ही ऐप ही नेम हो, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, माई ऐप करके कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इसमें इंपोर्ट भी 2 टाइप से होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं कि जिस नेम से हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, उसी नेम को यहाँ पे पास करना होगा। तो एक बार इसको कोड को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, और इस फोल्डर स्ट्रक्चर को बंद कर देते हैं, या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है। और अगर हम टर्मिनल ओपन करें, यहाँ से आके हमको व्यू के अंदर आके यहाँ पे टर्मिनल मिल जाएगा, या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और ये बैक टिक, जो इसके बटन के नीचे होता है, और टैब के ऊपर। तो इन दोनों बटन को अगर हम एक साथ दबाते हैं, तो ये हमारा टर्मिनल खुल के आ गया। इसके अंदर क्या लिखा है कि हमारा ये इस लोकेशन पे हमारा जो ऐप है वो रन कर रहा है। तो इसको अगर हम ओपन करना चाहें, यहाँ आके लिखते हैं लोकल होस्ट 5173, एंटर करेंगे, तो ये ऐप हमारा खुल गया। ठीक है। ये वीट और व्यू से मिलके बना है। वीट क्या है, एक बंडलर है, जिसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि ये हमारा पैकेजिंग और ये सब चीज़ में काम आता है। ये एडवांस टॉपिक है, इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, बाकी आगे चल के देखेंगे। तो अभी हम के लिए हमको मेन इसमें जेएस में कुछ काम नहीं है। इसको अगर हम हटा भी देते हैं यहाँ से एक बार के लिए, माई, और यहाँ पे बस ऐप कर देते हैं, जैसा कि शुरू में था, तो अभी ये चल रहा है, और इससे पहले भी ये चल रहा था, तो इस नेम से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब एक एक करके चलते हैं। इंडेक्स फाइल के अंदर भी हमको कोई काम नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं, और आते हैं यहाँ स्टाइल के अंदर। यहाँ पे स्टाइल में हमको अभी हटा देते हैं, हम लोग खुद से पूरी स्टाइल फिर से लिखेंगे, तो ये ब्लैंक हो गया, और ये सब स्टाइलिंग यहाँ से चली गई। इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड के अंदर अभी कंपोनेंट का हमको कोई काम नहीं, तो इस कंपोनेंट को डिलीट कर देते हैं, और ऐप के अंदर आके देख लेते हैं। ये जो भी कोड है अभी नहीं समझ में आ रहा, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्लीन प्रोजेक्ट हो गया। स्टाइल में भी कुछ नहीं है, ऐप के अंदर भी कुछ नहीं है, और यहाँ मेन के अंदर हम ये वाला ऐप को इंपोर्ट करके यूज़ कर लिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम बंद कर सकते हैं। ठीक है। और स्टाइल ऑलरेडी इंपोर्टेड था, तो अब हम लोग जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे हमको एक एरर देखने को मिल रहा है कि एटलीस्ट वन टेम्पलेट और स्क्रिप्ट इज़ रिक्वायर्ड इन अ सिंगल फाइल। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा होना चाहिए, वो चाहे जावास्क्रिप्ट का कोड हो या HTML का कोड हो। तो HTML का कोड जब हम लिखते हैं व्यू के अंदर, तो टेम्पलेट टैग जो होता है इसके अंदर लिखते हैं। तो अब ये वार्निंग देखो चली गई। अभी यहाँ पे टेम्पलेट के बीच में हम लोग कुछ लिखे नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हेलो, तो ये हेलो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। अगर इसको हम जूम कर लें थोड़ा, तो ये दिख रहा है। अगर हम अपना अगर ये नहीं दिख रहा, तो इसको भी जूम कर देते हैं, हो सकता है मोबाइल में जो देख रहा है उसको ये चीज़ क्लियर ना दिखे। तो ये भी थोड़ा जूम हो गया, ये भी है जूम, इसको एक और जूम कर देते हैं। ठीक है, 200%। अब देखते हैं स्टाइलिंग। तो यहाँ पे स्टाइल में हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ होती है बेसिक बेसिक जो रीसेट करने के लिए, वो लिख लेते हैं कि मार्जिन जो जितनी भी है, हर एलिमेंट की मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग भी 0 कर दो, और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर दो। ये सब उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी जिसको HTML CSS पहले से आता है, जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, तो ठीक है। और अगर नहीं पता है जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो डायरेक्ट देखना है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर चाहिए उस पर अलग से सीरीज़, तो कमेंट में बता दो, हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों की अलग अलग सीरीज़ बना देंगे। यहाँ पे हम लोग चाहें तो फॉन्ट फैमिली भी एक डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, या यहाँ पे रहने देते हैं। बॉडी के अंदर आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉन्ट फैमिली,
और एक फैमिली सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा बदल गया। और इसी तरीके से अगर हम बैकग्राउंड कलर चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हो। तो ये तो CSS का चीज़ है, इसको छोड़ते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, व्यू के अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो ये तो जैसे नॉर्मल HTML के अंदर हमको जो भी लिखना होता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे काम करेगी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हमको हेडिंग बनाना है तो H1 लिख के यहाँ पे जो भी चीज़ लिखना है उसके अंदर लिख सकते हैं, इस तरीके से वो चीज़ चलेगी। ये एकदम सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम लोग नॉर्मल HTML में लिखते हैं, बस इसके अंदर हमको स्टाइल टैग और स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखना है। वो कहाँ लिखना होगा? अगर स्क्रिप्ट टैग लिखना है तो हम लोग यहाँ ऊपर लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में एक चीज़ लिखना ज़रूरी होगा, अगर हम कुछ रिएक्टिविटी या कुछ भी ऐसा व्यू का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सेटअप लिखना ज़रूरी होगा। उसके बाद ही हम अंदर व्यू का कुछ भी यूज़ कर पाएंगे फंक्शनैलिटी। और अगर यहाँ पे हम CSS लिखना चाहें तो यहाँ CSS हम स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए कुछ भी, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से HTML का पार्ट, ये CSS का पार्ट यहाँ पे, और ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं एक जावास्क्रिप्ट में, लेट कुछ भी नेम से यहाँ पे लिख देते हैं नेम, और यहाँ पे कुछ कोड ब्लॉक्स। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे? मान लो हमको यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर, ये मतलब डबल ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट में हम यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे जो भी हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम पास कर दिए नेम, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख के आ गई। और अब ये एक तरीके से रिएक्टिव तो नहीं है, लेकिन जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो वन टाइम के लिए हमारा रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक्स। अब इसको रिएक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा, वो हम लोग आगे देखते हैं थोड़ी देर में, या फिर आज के लिए हम लोग इसको रिएक्टिव वाला पार्ट नहीं कवर करेंगे। आज इंस्टॉलेशन हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, और इसका जो रिएक्टिव पार्ट है वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज बस देख लेते हैं कॉन्कैटिनेशन, एक तरीके से सिंपल सा एग्जांपल कि कैसे दो चीज़ को कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये देखो रिएक्टिव नहीं था इसलिए ये चेंज नहीं हुआ, अगर ये रिएक्टिव रहता तो ये अपने आप अपडेट हो गया होता। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे इस पार्ट के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो रिएक्टिव होगा, वो चीज़ अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स से वेलकम टू कोड ब्लॉक्स। तो यहाँ पे वेलकम टू, और उसके आगे जो भी लिखना चाह रहे थे वो वेरिएबल में सेव था, उस वेरिएबल का नेम लिख दिया। इसके बाद भी अगर कुछ लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं, लेट्स से चैनल लिख देते हैं, तो वो भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा कुछ। तो आज के लिए हमको लग रहा है इतना काफ़ी होगा, क्योंकि 18 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब दूसरी वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी सिस्टम से, कैसे वेरिएबल को रिएक्टिव बनाते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, और कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और कैसे यूज़ करते हैं टेम्पलेट के अंदर। ओके।